Hello everyone, I am Professor Rena Valeja. First of all, I would like to thank you all for your love and support. I got a lot of requests from the students that they want videos on direct taxation. So this is for them. You can just follow me on the social media platforms also. You can see the screen, you can see the link on the screen given. You can just follow me on these social media platforms like Instagram, Telegram and Facebook. So today we are going to cover up a topic of income from house property. It is a topic of direct taxation. Section 22 to section 27 covers up this. आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हाउस प्रॉपर्टी आखिर बोलते किसको हैं. सो व्हाट इज़ हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसका भी असेसमेंट हो रहा है, जो भी असेसी हुए, असेसी के पास खुद का एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. चार दीवार प्रीमाइसेस जो हम लोग बोलते हैं वो खुद का होना चाहिए. अगर वो उसका खुद का है तो इस हेड ऑफ इनकम में वो आ जाएगा टैक्सेबिलिटी के लिए. बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखना पड़ेगा. इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ओनरशिप देखनी है कि क्या असेसी उस चीज़ का ओनर है, उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, या फिर उसने सब लेटिंग किया हुआ है. सब लेटिंग का मतलब क्या होता है? लेट आउट मतलब रेंट पे देना. सब लेटिंग का मतलब होता है रेंट का ही जो हाउस है वो आप किसी और को रेंट पे दे रहे हैं. मान लीजिए कपिल नाम का एक बंदा है. कपिल ने मिस्टर मिश्रा से एक हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लिया 5,000 रुपीज़ में. अब उसने सोचा क्यों ना मैं इसमें से कुछ कमाऊँ पैसे. तो कपिल का एक फ्रेंड था सुयश करके, तो सुयश को उसने 6,000 के हिसाब से रेंट पे दे दिया. हालांकि कपिल का वो घर नहीं था लेकिन उसने रेंट पे लिया हुआ था, उसने लेट आउट किया हुआ था. तो अब उसने रेंट पे लिया हुआ है और वही घर उसने क्या किया, किसी और को बेच दिया, अपने फ्रेंड को, सुयश को. कितने रुपीज़ में? 6,000. वो खुद कितना पे करने वाला है? 5,000. तो 6,000 में से 5,000 वो मिस्टर शर्मा को, मिश्रा को दे देगा और बाकी कितना बच गया? 1,000 रुपीज़. तो ये जो 1,000 रुपीज़ है वो उसकी इनकम हो गई. हालांकि ये इनकम उसने हाउस प्रॉपर्टी में से ही कमाई, लेकिन फिर भी हम उसका जो ये अमाउंट 1,000 रुपीज़ है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखा सकते. ये हम दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. रीज़न क्योंकि कपिल इज़ नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी. तो किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी होने के लिए सबसे पहली चीज़ की क्या ज़रूरत है? ओनरशिप की ज़रूरत है. सो यू हैव टू सी असेसी उस चीज़ का ओनर है या नहीं है. अगर ओनर है तो येस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी आएगी. दूसरी बात ये नोटिस करने की है, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके साथ हम लोग फर्नीचर भी दे देते हैं, लेट आउट कर लेते हैं, रेंट पे दे देते हैं. तो हम लमसम अमाउंट भी ले लेते हैं, मतलब 25,000 रेंट जिसमें इंक्लूड किया हुआ है फर्नीचर भी. तो अब फर्नीचर का कितना और हाउस प्रॉपर्टी का कितना अगर आपने अलग अलग करके बताया हुआ है तो जो हाउस प्रॉपर्टी का है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और जो फर्नीचर का रेंट आप ले रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा. लेकिन मान लीजिए अगर आपने एक लमसम अमाउंट लिया था, आपने कोई बाइफर्केशन करके नहीं बताया कि ये फर्नीचर का पैसा है और ये हाउस प्रॉपर्टी का है, तब क्या करें? तब ये दोनों अमाउंट जो आपको फर्नीचर के लिए मिल रहा है और जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिल रहा है, जो लमसम अमाउंट मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा. सिंपल फंडा है. अगर अलग हो पाता है तो दोनों अलग अलग होगा, एक हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एक अदर सोर्सेज में जाएगा. और अगर अलग नहीं हो पाता है तो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा. अभी किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको सबसे पहले एनुअल वैल्यू निकालना होता है. उसका एनुअल मतलब साल का वैल्यू निकालना पड़ता है. ये ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है, हर साल आपका एनुअल वैल्यू घर का चेंज हो सकता है. कुछ कंडीशंस हैं, असेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर दिस हेड. इस हेड में अगर आपको इनकम को टैक्सेबिलिटी दिखानी है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. पहली पॉइंट है
अब हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग आ सकती है, कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है वो आ सकता है, प्लस उसके साथ जो अटैच लैंड रहती है जहाँ पे आप पार्किंग वगैरह करते हो, तो जो स्पेस जो लैंड उसके साथ अटैच रहेगी वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड चीज़, ओनरशिप के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि ओनर होने चाहिए असेसी। अगर आप ओनर हैं तो ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। तीसरी चीज़ जो है, आपने वो हाउस प्रॉपर्टी अगर खुद के बिजनेस के लिए लिया है, मान लो मैं ओनर हूँ और मैं ही बिजनेस कर रही हूँ और मैं रेंट भी दिखा रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप खुद ओनर हैं और खुद ही बिजनेस कर रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। दूसरे को दिया, वो चाहे बिजनेस करे या खुद रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका रेंट आ रहा है वो हम लिख लेंगे। सो इफ़ असेसी इज डूइंग बिजनेस, खुद ही बिजनेस कर रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इनकम्स टू बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने कुछ चीज़ें नहीं देखी, मतलब ये होनी चाहिए कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस देखी, वैसे यहाँ पे कुछ इनकम्स हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सबसे पहली जो इनकम है हमारी, रेंटल इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस और एग्रीकल्चर लैंड फॉर एनी पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, इसीलिए वो नहीं आएगी। लेकिन बाकी की कोई अगर इनकम है जो एग्रीकल्चर को छोड़ के है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है बट एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं हम उसको, फार्म हाउस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फार्म हाउस अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है तो येस, अगेन इट इज़ अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनी अरियर्स ऑफ रेंट, अरियर्स मतलब जो पहले आपको इनकम नहीं मिली है, मतलब जो रेंट आपको ड्यू हो चुकी थी बट आपको मिली नहीं, अरियर्स है। विच हैज़ नॉट बीन टैक्सड, मतलब पहले आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। रिसीव्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। यानी कि पहले की इनकम है, माना पहले की इनकम है बट पहले मिला ही नहीं था, तो जब मिला ही नहीं था और मैंने उसके ऊपर टैक्स पे ही नहीं किया और अब मुझे मिल रही है तो मैं अभी टैक्स पे करूँगी ना, तो इसीलिए जिस साल में मिलेगी उस साल आपको टैक्स लगाएगी। एनी अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर विल बी एडेड इन रेंटल इनकम विदाउट एनी डिडक्शंस। अनरियलाइज्ड रेंट जो आपको मिली नहीं थी और अब आपको मिल रही है, वो भी आपको यहाँ पे रेंटल इनकम में ऐड हो जाएगा, लास्ट में जाके आप ऐड कर लोगे, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अनरियलाइज्ड रेंट आपको कोई डिडक्शंस उसमें नहीं मिलते। कौन से डिडक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? डिडक्शंस जो ओवरऑल डिडक्शंस मिलता है सेक्शन 24 के अंडर में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस मिलते हैं, वो डिडक्शन इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। पॉइंट, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। नेक्स्ट इज इनकम्स नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो इनको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करते हैं। पहली है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज़ किया है, खुद के बिजनेस के लिए, तो नॉट अलाउड। रेंट मिला है आपको सिर्फ वो लैंड के ऊपर, मतलब ज़मीन आपकी प्लॉट खाली थी और कोई प्रेमाइसेस वगैरह नहीं है, उसमें कोई बिल्डिंग वगैरह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ ओपन लैंड है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इज़ यूज्ड एज अ स्टोर हाउस और ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा बाय द कल्टिवेटर्स। अगर जो कल्टीवेटर्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर के एक फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग करते करते थोड़ा सा वहीं पे रहते भी हैं, थोड़ा टेंट वगैरह बनाया हुआ है, ड्वेलिंग हाउस बनाया हुआ है, छोटा उस कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो उस कंस्ट्रक्शन में वो खुद रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेटर्स हैं, तो उसमें से जो इनकम अगर आती भी है तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कंसीडर करेंगे। एनी अनरियलाइज रेंट शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी अनरियलाइज रेंट अगर है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हो तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अनरियलाइज रेंट मतलब जो रेंट आपको मिला ही नहीं, तो जब आपको रेंट मिला ही नहीं तो आप हाउस प्रॉपर्टी में कैसे दिखाओगे? पहले इनकम का आना ज़रूरी है ना, इनकम का होना ज़रूरी है, तो इनकम अगर आई नहीं रही है, रेंट अगर आई नहीं रही है, तो आप किस तरीके से उसको इंक्लूड करोगे? सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। 3 तरीके का प्रॉपर्टीज़ हैं। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दैट इज SOP। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो होती है जिस हाउस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो, तो दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। या तो उस हाउस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो? लेट आउट कर सकते हो। लेट आउट करना मतलब रेंट पे देना, सो लेट आउट प्रॉपर्टी।
देखो किसी किसी के पास ना बहुत सारे हाउस प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अब सब जगह तो वो रहता नहीं होगा ना, और ऐसा भी नहीं है कि सब जगह पे वो रेंट पे देता होगा। मान लो वो बोलता है मेरे पास 5 घर हैं, तो 5 घर को हम लोग एसओपी नहीं मानते। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कोई भी एक घर ही एसओपी हो सकता है, भले फिर चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में आप चाहे उस घर में 2-2 महीना करके रहते होंगे, पर फिर भी इनकम टैक्स के अनुसार कोई एक ही घर जो है वो आपका एसओपी हो सकता है। तो बाकी के घरों का क्या? अगर आपके पास 5 घर हैं मान लो, तो 5 में से एक को मैंने एसओपी कंसीडर कर दिया, बाकी 4 का क्या? भले आपने उसको लेट आउट नहीं किया हो, रेंट पे नहीं दिया हो, स्टिल मैं उसे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानूंगी। डीम्ड मतलब अज्यूम किया है कि हमने इसको लेट आउट किया है, हालांकि एक्चुअली में लेट आउट नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार देयर कैन बी ओनली 1 एसओपी, नॉट मोर देन 1 एसओपी। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ मेनी एसओपीज कैन बी देयर? ओनली 1, देयर कैन बी ओनली 1 एसओपी। सो फॉर्मेट की अगर बात करें लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो जब हम लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बनाते हैं, उसको टैक्सेबिलिटी दिखाते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए निकालना पड़ता है रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, दैट इज RLV। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल लेटिंग वैल्यू? देखो हम लोग कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो एक अंदाज़ा तो हम लोग लगाते ही हैं कि मेरे हिसाब से कितना रेंट होना चाहिए। ये मान लीजिए, ये अज्यूम करिए आप कि इनकम टैक्स ऑफिसर जब असेसमेंट करता है तो वो ये देखेगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है, आपने कितना रेंट दिखाया है, तो वो अपने दिमाग में भी सोचेगा ना कि इसका रेंट कितना होना चाहिए। तो ये वही अमाउंट है, ये इनकम टैक्स के नज़रों के हिसाब से रीजनेबल लेटिंग वैल्यू होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये? सबसे पहले आएगा म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जो जिसकी वैल्यूएशन आपको म्युनिसिपैलिटी से मिल जाएगी। तो ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो म्युनिसिपल वैल्यू इज़ ऑलवेज गिवन, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो म्युनिसिपल वैल्यू आपको म्युनिसिपैलिटी से मिल जाएगा। उसके बाद है फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब सिमिलर हाउस का कितना रेंट चल रहा है। मान लो मैंने दिखाया 10,000 रुपये रेंट है, मुझे 10,000 रुपये मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि सच में एक्चुअली 10,000 रुपये मार्केट में चलता हो सकता है मार्केट में उसका 15,000, 20,000, 25,000 चल रहा हो, लेकिन मैंने तो 10,000 दिखाया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फेयर रेंट निकालते हैं। सिमिलर हाउस, सिमिलर लोकेलिटी का रेंट क्या चालू है वो हम निकालते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी गिवन रहता है। फिर आएगा विच एवर इज़ हायर फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो हम लोग अमाउंट एक लिख लेंगे। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब इतना तो होना ही चाहिए, मतलब इससे बिलो हम लोग नहीं लेते। हम लोग एक जैसे दिमाग में टारगेट फिक्स करके रखते हैं ना कि इससे कम तो, अगर मुझे कुछ बेचना हो मान लो, तो मैं बोलूँगी इससे कम तो मैं कभी बेचूंगी ही नहीं, इससे अच्छा मेरे पास वो गुड्स पड़ा रहा है लेकिन मैं बेचूंगी नहीं। वैसे ही स्टैंडर्ड रेंट होता है, दिस अ रेंट दैट इज़ अ मिनिमम रेंट विच यू शुड गेट इट, इससे कम कभी नहीं मिलेगा। तो स्टैंडर्ड रेंट आपको मिल जाएगा। अगेन दिस वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपके पास एक अमाउंट है सी वाला, दैट इज़ विच एवर इज़ हायर फ्रॉम ए एंड बी, और एक अमाउंट है स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों में से जो लोअर है उसे आप कंसीडर करोगे, ये होगा आपका RLV, दैट इज रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। अब रीजनेबल लेटिंग वैल्यू निकलने के बाद आप कैलकुलेट करते हो, ये देख लेते हैं पहले। रीजनेबल लेटिंग वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इज़ द रेंट विच यू रिसीव। एक्चुअल रेंट वो होता है जो आपको एक्चुअली मिला है। तो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, पूरे 12 महीने का जितना भी आपका रेंट है वो, लेस अनरियलाइज रेंट, यानी कि कभी कभी होता है कि टेनेंट, जो टेनेंट मतलब कौन, जिसको हमने रेंट पे दिया है, तो टेनेंट कभी कभी हमें रेंट नहीं भी देता है, कभी कम देता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, बाद में देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसा अवॉइड भी कर सकता है। तो अगर आपको वो पैसा नहीं मिला है तो आप माइनस कर लोगे, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा एक्चुअल रेंट का। तो अब आपके पास दो अमाउंट्स है, एक है RLV, एक है एक्चुअल रेंट। अब RLV एक ऐसा अमाउंट है जो हमने सोच के रखा है
कि इतना मिलना चाहिए। एक्चुअल रेंट इज़ द अमाउंट जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो RLV इज़ अजम्पशन एंड एक्चुअल रेंट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड। तो मुझे क्या निकालना है, ये दो अमाउंट निकली ना मेरी, RLV निकला, एक्चुअल रेंट निकला। माई टारगेट इज़ टू फाइंड आउट GAV। मेरा टारगेट क्या है, GAV फाइंड करने का। GAV इज़ व्हाट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये दोनों अमाउंट्स निकालने पड़ेंगे कि मैंने क्या सोचा था। मतलब ये इनकम टैक्स ऑफिसर जब चेकिंग करता है, असेसमेंट करता है, तो वो ये सोचेगा एक्चुअल रेंट ये सामने वाले ने दिया, RLV उसके दिमाग की सोच है। अब वो सोचेगा, अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही सोचते हैं। समझो, मान लो मैंने सोचा था कि ये मुझे 2 लाख रुपए देगा, लेकिन वो सामने से बोल रहा है मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, अरे भाई आजा, 5 लाख रुपीज़ दे रहा है, ठीक है, मैंने तो 2 लाख रुपए सोचे थे। तो हमारा आंसर जो GAV का रहेगा वो रहेगा एक्चुअल रेंट। मान लो मैंने सोचा था 5 लाख देगा, लेकिन ये मुझे 2 लाख रुपए ही दे रहा है, तो मैं सवाल करूँगी क्यों 2 लाख रुपए दे रहे हो? तो उसने रीज़न बताया कि वैकेंसी था, मतलब जगह खाली पड़ी थी, तो मैं कैसे दूँ? तो मैंने सोचा हाँ ये बात तो सही है, अब जगह खाली थी तो वो कैसे देगा रेंट? तो मैं बोलूँगी ठीक है, जितना तेरे को मिला है उतना दे दे एक्चुअल रेंट। लेकिन अगर कोई और रीज़न बताया उसने ऐसा बोला कि मान लो मेरा रिलेटिव आया था, तो मैंने अपने रिलेटिव को रेंट पे दिया था, तो उसने मुझे रेंट कम दिया। अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलेगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके। अगर आप अपने रिलेटिव्स को देते हो, कम रेट में देते हो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। मैंने जो सोचा था, मतलब जितना आपको टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए उतना तो आपको पे करना पड़ेगा। तो जब वैकेंसी को छोड़ के और कोई भी XYZ रीज़न देते हैं, तो क्या आंसर रहेगा? तब आंसर रहेगा RLV माइनस वैकेंसी पीरियड अगर है तो, वरना उतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब RLV में से पूरा RLV सिलेक्ट करोगे। अगर उसमें से भी बोलता है कि 2 महीना तो खाली था, बाकी रिलेटिव को दिया, तो RLV माइनस वैकेंसी पीरियड करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है RLV से, तो हम एक्चुअल रेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर एक्चुअल रेंट कम है RLV से, तो आप रीजंस फाइंड आउट करोगे। रीज़न अगर वैकेंसी है तो हमारा आंसर रहेगा एक्चुअल रेंट। अगर और कोई रीज़न है, अदर रीज़न है, तो RLV आएगा। मान लो अदर रीज़न भी है और वैकेंसी भी है, दोनों साथ में है रीजंस, तो RLV में से वैकेंसी पीरियड को माइनस कर लोगे। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बताया मैंने? GAV का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिलेक्ट करने का। आई रिपीट, फर्स्ट वन, एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा है रीजनेबल लेटिंग वैल्यू से, तो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट अगर कम है RLV से, तो रीजंस देखे जाएंगे। अगर रीज़न वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट इज़ द आंसर। कोई और रीज़न है, अदर रीज़न है, तो उस केस में हम RLV सिलेक्ट करेंगे। और अगर वैकेंसी प्लस अदर रीजंस भी हैं, तो RLV में से वैकेंसी पीरियड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया? GAV मिल गया। इज दैट क्लियर? अब GAV मिलने के बाद, सी दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेट। हमने अभी अभी सीखा कि GAV कैसे निकालेंगे। तो GAV निकालने के लिए हम लोगों ने RLV निकाला, एक्चुअल रेंट निकाला, तो उसके बाद हमने सिलेक्ट किया। GAV की कंडीशंस मैंने आपको बताई, सी यू कैन सी। देन उसके बाद लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर ओनर ने, GAV मिल गया। GAV के बाद अगर ओनर ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए, आई रिपीट, ओनर ने पे करना चाहिए, टेनेंट ने नहीं। अगर टेनेंट मतलब बाड़ोतरी, तो अगर टेनेंट ने पे किया है तो उसके लिए यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनर ने पे किया तो माइनस करेंगे। तो GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस आप जब माइनस करते हो तो आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू मिलने के बाद आपको डिडक्शंस मिलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ NAV। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? मान लो अभी हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इनकम तो आ गई, अब मेरा खर्चा भी हुआ, मैंने इतना यहाँ पे रिपेयर किया, मैंने वहाँ पे रिपेयर किया, वो नल ख़राब हो गया था, वो लिफ्ट ख़राब हो गई थी, मैंने इसको पैसा दिया, उसको पैसा दिया। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बार बार ऐसे देखते थोड़ी ना फिरेगा कि किसने क्या खर्चा किया। तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में फ्लैट डिडक्शन दिया हुआ है 30%। आप कितना भी अर्न कर लो 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है 24B इंटरेस्ट
ऑन बोरोड फंड्स। मान लो कि आपने बोला कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी तो ख़रीदा है लेकिन मैंने लोन लेकर ख़रीदा है, तो मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। पेड होना चाहिए, या पेएबल भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अमाउंट तो माइनस कर लेंगे उस साल में, ज़रूरी नहीं है पेड होगा। पेड एंड पेएबल बोथ विल डू। एंड ये 2 डिडक्शन आपको माइनस करने के लिए दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें लास्ट में ये पूरा होने के बाद अनरियलाइज रेंट अगर कुछ है तो आप ऐड कर लोगे। अगर मतलब पिछले बार नहीं मिला था रेंट, अभी आपको मिला है, आपको ये देखना है अनरियलाइज रेंट रिकवरी हो रही है या फिर आपका अनरियलाइज रेंट एक्चुअली है, तो दोनों में फ़र्क है। अनरियलाइज रेंट रिकवरी हो रही है तो आप यहाँ पे लास्ट में जाके ऐड करोगे। प्लस अरियर्स ऑफ रेंट, अगर आपको अरियर्स हुए थे, मतलब आपको कम ज़्यादा दिए थे पैसे, 5,000 था, मान लो 4,000 ही उसने दिया, तो अरियर्स ऑफ रेंट अगर है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे। अरियर्स ऑफ रेंट पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है, लेकिन अनरियलाइज रेंट पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। सो ये सब ऐड और लेस करने के बाद आपको टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाती है। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मेट था वो LOP का फॉर्मेट था। और SOP की जहाँ तक बात है तो SOP का जो फॉर्मेट है वो सीधा नेट एनुअल वैल्यू से चालू होता है। तो आप देख सकते हो नेट एनुअल वैल्यू के बाद तो सीधा डिडक्शन ही है, तो डिडक्शन 2 ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। अब अगर हम NAV से चालू कर रहे हैं, NAV नील आएगा SOP में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, तो NAV 0 आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0% 30% ऑफ 0 इज़ 0। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, येस बोरोड फंड्स के लिए आएगा। इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर मान लो आपने जो लोन लिया था वो छोटे मोटे काम के लिए लिया था, लाइक रिपेयर्स वगैरह करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड है दैट इज़ 30,000। एंड आपने बड़े काम के लिए लिया, लाइक कंस्ट्रक्शन करने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन SOP में मिलता है वो है 2 लाख। मतलब आपका आंसर जो होगा वो 2 लाख के अंदर ही होगा और वो भी माइनस में आएगा। SOP इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आप उसमें से इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे हो। अगर मैं किसी घर में रहती हूँ तो मैं इनकम कहाँ से जनरेट करूँगी वहाँ पे, तो SOP इज़ ऑलवेज नेगेटिव। और ये LOP भी है SOP भी है, अगर तो आपस में वो एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो आपका LOP में से इनकम आया 5 लाख रुपीज़ और आपका SOP का आंसर आया -2 लाख, तो 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ like and subscribe to my channel, and I will keep uploading the videos of direct taxation and also other subjects. Thank you very much.